हाँ विद्यार्थी लोग, तो हम लोग आज आईएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, मैट्रिक, 10th, 9th के जो विद्यार्थी हैं उनके बारे में एक बहुत अच्छी बोर्ड मॉडल सेट या जो बराबर परीक्षा में पूछे जाते हैं वैसे एक टॉपिक देने जा रहा हूं। जैसे उसका नाम क्या है, डार्विनवाद। बहुत ही मशहूर चीज है। हर क्लास के बच्चे यानी 9th से लेकर के 8वीं से इनकी नाम को जानना शुरू हो जाता है। 8 से लेकर के आपको बैचलर, मास्टर डिग्री तक डार्विन का याद भुलाया नहीं जा सकता। बहुत बड़े विद्वान और जीव विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए वैज्ञानिक थे। उनका पूरा नाम है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ब्रिटेन के रहने वाले थे, जिन्हें इंग्लैंड भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं उस देश को। पहले के जमाने के लोग विलायत भी कहते थे इसी इंग्लैंड को ही। तो हम लोग समझते हैं डार्विन के बारे में। डार्विन सर्वप्रथम एक तेज और प्राकृतिकवाद किस्म के आदमी थे। इनका जन्म 1809 ईस्वी में हुआ था। देखते जाइए, 1809 ईस्वी में जन्म के बाद फिर इन्होंने 1825 में एक एडिनबर्ग एक मेडिकल कॉलेज था, एडिनबर्ग मेडिकल कॉलेज, उसमें दाखिला लिया 1825 में। और दाखिला लेने के बाद ये जो है आपको मेडिकल में पढ़ाई किए। लेकिन पढ़ाई करने के क्रम में क्या है कि इनको मन पूरा नहीं लगा, वहां पर मन नहीं लगा। हालांकि वहां पर गोल्ड, ग्रांड, इन्सवर्थ नाम के बड़े वैज्ञानिक, इनको प्राकृतिक वैज्ञानिक भी मिले वहां पर। लेकिन फिर भी इनको वहां पर पूरा मन नहीं लगा और पूरी पढ़ाई को नहीं कर सके 1825 में। और एक पुनः जो है आ जाते हैं। आने के बाद 1825 में पहुंच गए फिर घर पर। और फिर आगे समय आता है 1828 में ये चाहे कि हम किसी इंग्लैंड के चर्च के पादरी हो जाएं, प्राकृतिकवाद होने के नाते। पादरी नहीं हो सके क्योंकि पादरी होने के लिए कम से कम बैचलर की डिग्री जरूरी थी। इन्होंने 1928 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैचलर की डिग्री के लिए दाखिला लिए। और साथ में 1800 आगे चलकर 1831 में पास भी कर जाते हैं। पास करते हैं तो यहां पर इनको मुलाकात एक हेंसलो नाम के एक वैज्ञानिक से होता है, जो बॉटनी के साइंटिस्ट थे, यानी वनस्पति विज्ञान के। काफी मदद इनको मिला। 1831 में ही इन्होंने एक बात को समझा और ये वैज्ञानिक बताए कि 1931 में ही एक बहुत बड़ी जहाज का बेड़ा, एक जहाज ठीक किया गया है, HMS बेगल। HMS बेगल नाम का एक जहाज ठीक किया गया है, समुद्री जहाज, जो यात्रा पर जाने वाला खोज करने के लिए। यह अभियान यानी वॉयज के नाम से भी जाना जाता है, समुद्री यात्रा की खोज। तो इसमें नौसेना के द्वारा, इंग्लैंड के नेवी के द्वारा संचालित किया गया था। और हेंसलो ने इनको, डार्विन को रखना उचित समझा, क्योंकि हर तरह से श्रेष्ठ आदमी थे। आज्ञाकारी में, रख रखाव, लेखा जोखा रखने में आगे थे। रख लिया इनको। और ठीक दिसंबर के टाइम में 1831 को ही ये जहाज खुल जाती है। अटलांटिक, प्रशांत महासागर के भिन्न द्वीपों पर ये घूमी, खोज हुआ और बहुत सारे ये नोट्स भी तैयार किए। बड़े बड़े कछुए नाद इतना बराबर मिले और डार्विन पर चल करके यात्रा भी किए। नाद इतना बड़ा बड़ा कछुआ मिला वहां पर। तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर के भिन्न द्वीपों पर घूमते घूमते और फिर जो है जहाज आपको 1838 में सितंबर के महीने में यह पहुंचा वापस। कुछ लोग कहते हैं कि अक्टूबर में पहुंचा था। तो यहां पहुंच गया और 1838 में यहां आने के बाद इन्होंने एक नोट्स तैयार किया, जिसमें जंतु, समुद्री जीव और वनस्पति के विज्ञान में बहुत से नमूना और नोट्स उसमें थे, किए गए। और इकट्ठा करके इन्होंने तब 1838 के बाद ये अपना नमूना इकट्ठा करने लगे। और उसी समय ये माल्थस के विश्रांत को पढ़े थे। माल्थस एक जनसंख्या के वैज्ञानिक थे, जनसंख्या के बारे में विचार दिए थे। 1798 में उन्होंने कहा था कि जनसंख्या 1, 2, 3, 4 के हिसाब से बढ़ती है। नहीं सॉरी, वो अनाज की उपज 1, 2, 3, 4 के हिसाब से बढ़ती है और जनसंख्या 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20 इस तरीके से बढ़ती है।
तो कहने का मतलब है कि जनसंख्या की दर बहुत अधिक है और उपज की दर बड़ी कम, तो ऐसे में कैसे मैनेज होगा, उसी के संबंध में उन्होंने लेख लिखा जो डार्विन को बहुत अच्छा लगा। उनके लेख में अपने ही सिद्धांत को जोड़ने के लिए ठान ली, कुछ हम उनको सिद्धांत में हेल्प अपने सिद्धांत में लेंगे। अब इसके बाद क्या हुआ कि अब आ जाता है समय 1842। 1842 में इन्होंने 31 खास करके 35 पन्ने तक, 35 पन्ना यानी 35 पेज की एक लेख लिखा इन्होंने, जिसमें यही वेराइटी संबंधी, जीवों की विभिन्नता संबंधी बातों का जिक्र था। लेकिन 1844 में आकर 230 पेज को बढ़ाकर कर दिया गया, इसका विस्तार कर दिया गया। और 1844 के बाद सीधे 1856 की एक बात है कि एक अल्फ्रेड नाम के एक वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड रसेल, उनको रसेल भी लोग कहते हैं। अल्फ्रेड रसेल नाम के एक वैज्ञानिक थे जो नौजवान थे, ब्रिटेन के रहने वाले, ये भी प्राकृतिक बात थे। इनका एक लेख निकला, लेख है प्रोसीडिंग ऑफ वेराइटीज। प्रोसीडिंग ऑफ वेराइटी माने जीवों में विभिन्नता के जो है आपको ये जो क्षमताएं गुण पाई जाती है, किस तरह से, या टेंडेंसी ऑफ बोल सकते हैं, टेंडेंसी ऑफ वेराइटेशन, विभिन्नता की प्रवृत्ति, जीवों में अलग अलग रूप रेखा, खान पान, रहन सहन होते वेराइटी कहलाते हैं, वेराइटेशन, और उनकी जो प्रवृत्ति है टेंडेंसी कहलाती है। ऐसी पुस्तक निकाले ये अल्फ्रेड नोबेल, और ये क्या किए, ये नोबेल जो है अल्फ्रेड रसेल, इनको कुछ लोग अल्फ्रेड रसेल और नोबेल के नाम से भी कहते थे। अब निकाल दिए, और निकालने के बाद तब इनको लेख को पढ़े डार्विन, और डार्विन जब लेख को पढ़ते हैं, इनका लेख उसी तरह से लगा जैसा कि डार्विन ने सोचा था, और दोनों के लेख को एक साथ मिलाकर अल्फ्रेड रसेल के नाम से ही प्रकाशित करवाना चाहे, लेकिन कुछ दोस्त के कहने पर इन्होंंने क्या किया कि अपने नाम से इनको जोड़ के दोनों के नाम के देना चाहे। तो देने के बाद ये क्या हुआ कि 1859 में प्रोसीडिंग ऑफ जो लाइनेन सोसाइटी है, वो पत्रिका थी, प्रोसीडिंग ऑफ लाइनेन सोसाइटी, उसी में इनका लोग प्रकाशित हो गया। अब इसी साल इनका एक पुस्तक भी निकला डार्विन का, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों की उत्पत्ति, जाति की उत्पत्ति, और वहीं से इनकी पुस्तक विख्यात हो गई जो आज तक चलती है। इस प्रकार से जीवनी में आगे बढ़े। अब इसके बाद है कि इन्होंने एक सिद्धांत निकाला कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कि अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है, संसार में बहुत सारे वेराइटी के जीव रहते हैं। इन्होंने यहां तक कहा कि उतनी जगह धरती पर नहीं है। सालमन नाम का एक जंतु है जो एक मौसम में 2 करोड़ 80 लाख अंडे देता है। ओएस्टर जो है 11 करोड़ 40 लाख अंडे देता है। कुछ वनस्पतियां करोड़ों बीज को उत्पन्न करती है जो अक्रूण होने वाली है। इसी प्रकार से हर प्रजाति की जनसंख्या बढ़ाने की क्षमता बड़ी रफ्तार से होती है। उतनी धरती पर जगह नहीं है, अतः उन जातियों के बीच आपस में अस्तित्व, भोजन रहने के लिए, भोजन पाने के लिए संघर्ष होता है, स्ट्रगल। और जो जीत जाते हैं स्ट्रगल में, वो उत्तरदायी जीने के लिए होते हैं। तो बोले अस्तित्व के लिए संघर्ष, और योग्यतम की उत्तर जीविता। जो नहीं संघर्ष में जीत पाते पलायन कर जाते हैं। यानी प्रकृति के प्रतिकूल जिनमें गुण है, योग्यता कम है, वे हार गए, लुप्त हो गए, और जिनमें प्रकृति के लायक योग्यता है वे आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो आज वही दिख रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि खेतों में जो पौधे हैं, अवांछित पौधे, खरपतवार को हटा देते हैं किसान, ये आपको अस्तित्व के लिए संघर्ष के उदाहरण ही है, ताकि पौधा जो है आपको अस्तित्व के संघर्ष में जीत सके। अन्यथा वे घास क्रमक कहलाते हैं, उनकी योग्यता ज्यादा है, स्थायी चयन है, वो दबा देगा फसल को, तो हटाते हैं अस्तित्व के संघर्ष से बचाने के लिए। उन्होंने कहा कि जिराफ की लंबी गर्दन और नाटे गर्दन दोनों थे, लेकिन नाटे गर्दन की योग्यता कम थी। लंबे गर्दन वाले नीचे की घास से लेकर ऊपर की पत्तियों तक चढ़ सकते थे, और वे क्या कर गए, वे रह गए आज तक लंबे गर्दन, नाटे गर्दन हट गए। आज हमें लंबे गर्दन के जिराफ क्यों दिखाई देते हैं, नाटे गर्दन के क्यों नहीं? क्योंकि उनमें योग्यता कम थी और वे आज तक यहाँ आए नहीं और लुप्त हो गए। इस प्रकार से अस्तित्व के लिए संघर्ष और योग्यतम को उत्तरजीविता, और जो योग्य होते हैं उन्हें प्रकृति चुन लेती है। इसका नाम इन्होंने कहा नेचुरल सिलेक्शन, नाम रखा नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयनवाद। इसको कहते हैं प्राकृतिक चयनवाद, चयनवाद यानी नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जाना गया। अब आगे
इनके भी सिद्धांत देता है कि नो डार्विनवाद में के शिष्य लोग इस चयनवाद को भी आगे बढ़ा दिए हैं और संघर्ष को भी बढ़ा दिए हैं। ये संघर्ष है अंतरजातीय और पर्यावरणीय, 3 प्रकार के संघर्ष हो गए उधर। और चयनवाद में भी है स्थायी चयन, दिशात्मक चयन और अस्थायी चयन। फर्स्ट दिशात्मक चयन, तो इस प्रकार से चयनवाद को भी बढ़ा दिया गया, अस्थायी और दिशात्मक। और एक है आपको ये जो क्या बोलते हैं इसको, इसके पहले जो है प्राकृतिक चयनवाद, और एक है संघर्ष को अंतरजातीय और पर्यावरणीय 3 भाग में बांट दिया गया। और चयनवाद में भी आपको 2 या 3 भाग में बांट दिया जाता है इनको भी। जैसे है आपको स्थायी चयन हुआ, दिशात्मक चयन हुआ, एक वाव बढ़ा देते हैं, विघटनकारी भी लिखे हैं लोग, विघटनकारी चयन। तो तीनों चयन और 3 को संघर्ष, नो डार्विनवाद में हम अलग से समझेंगे। ये पढ़ाई इसमें शामिल थोड़ी सी हट के है इसी का ब्रांच, लेकिन हट के है। तो इस वीडियो में इतना तक याद रखिए। इतनी विस्तृत डार्विन के बारे में जानकारी शायद कहीं मिलता है, खोजिएगा, अगर मिलना मिले तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। धन्यवाद। आगे अगली वीडियो में हम लोग